नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार, इतना ही। चलो, आप लेक्चर को एंजॉय करो। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अंकुश राज और इस वीडियो में गाइस हम पढ़ने वाले एक ऐसा टॉपिक जिसको मैं कह सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर का जो सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट हो सकता है वो ये चैप्टर हो सकता है। ठीक है, तो अभी तक हमने जितना भी चीज़ पढ़ा है, हमने एक्सरसाइज स्टार्ट किया था, वहाँ स्टार्ट हुआ था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े, फिर हम लोगों ने पॉइजन पढ़ा। वहाँ तक बच्चों आपको कोई परेशानी नहीं होती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अक्सर बच्चों से सुनने में मिलता है कि सर सबसे ज़्यादा पेचीदा सा ये टॉपिक लगता है। ठीक है, तो ये लेक्चर में आप बिल्कुल आराम से इतना आसान तरीका से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सीखोगे जैसा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान से, अच्छे से, एकदम धीरे से, अच्छे से पढ़ेंगे। जो भी चीज़ नोट्स में लिखा हुआ आप उसको नोट डाउन करना, रुक रुक के पढ़ना, देखना एक वीडियो में ही आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, करना क्या होता है और क्यों एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो चलो गाइस, शुरुआत करते हैं जल्दी से। तो हमारा बच्चों आज का जो टॉपिक होने वाला है दैट इज एक्सरसाइज 9.6। हम पढ़ने वाले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ने से पहले हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी जब स्टार्ट किया था, तो प्रोबेबिलिटी में हमारे पास सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सर एक रैंडम वेरिएबल टाइप का कुछ चीज़ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मैं एक बार हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज करके इसको लिख लें। लिखने के बाद फिर स्टार्ट करना। अब देखो क्या होता था, हम लोगों ने जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं किसी भी चीज़ का, तो हम उसको मान लेते हैं वो मेरा एक रैंडम वेरिएबल होता है एक्स। ये ऑलरेडी हम जानते हैं, शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं, इसमें मैं डिटेल में बात नहीं कर रहा। अब देखो, रैंडम वेरिएबल दो तरीके का होता है। अभी तक आपने जो भी रैंडम वेरिएबल पढ़ा है, इनफैक्ट मतलब हमारा जो टॉपिक था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल या पॉइजन, वो रैंडम वेरिएबल जो आपने पढ़ा है बच्चों, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और अभी तक हम लोगों ने बस ये पढ़ा है। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है? सबसे पहले तो एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, इसी में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हालांकि ये भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही है, लेकिन आपने जो एक्सरसाइज 9.12 पढ़ा, 9.34 पढ़ा, 9.5 पढ़ा, तो बच्चों अभी तक हम ये पढ़ते आ रहे थे। इसमें क्या होता है? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब एक नंबर। स्टैटिस्टिक्स आपने 11th में पढ़ा होगा। डिस्क्रीट क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर नंबर दिया रहता है। जैसे आप सिक्के को उछालोगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो टेल आने का एक पर्टिकुलर नंबर है कि एक बार टेल आया, या सिक्के को दो बार उछालोगे तो हो सकता है दो बार टेल आए, या एक बार आए, या एक भी बार नहीं आए। तो ये जो नंबर्स होते हैं कि दो बार आना, एक बार आना, तीन बार आना, ये नंबर फिक्स होता है। ठीक है, ये नंबर डिसाइडेड होता है। वैसे ही अगर आप बोलते हो कि हमने डाई फेंका, और डाई में बताओ क्या चांसेस है, एक बार आपने डाई फेंका है तो टोटल आउटकम कितना होगा? 6 होगा। उसमें से कितनी बार 1 आ सकता है? तो आप बोलोगे सर एक ही बार आ सकता है, या मतलब एक बार फेंका तो प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो यहाँ पे नंबर फेवरेबल आउटकम हमारा होता था 1। तो ये सारे जो सीरीज हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, ये सारे का सारा एक पर्टिकुलर नंबर पे होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर आपको डेटा दिया रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट। अब जो हम पढ़ने वाले हैं ये बिल्कुल नया सा है, बहुत मज़ेदार भी है, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में इसको बहुत यूज़ किया जाता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को गाइस प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं, इन स्टैटिस्टिक्स, या फिर आप बहुत सारे करियर्स, आप एक्चुअल साइंस या कुछ भी ले लो, ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है। इसमें क्या होगा? इंस्टेड ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, इस बार हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल होगा वो होगा एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास होगा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। और जब जब आपके पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है तो आप उसका प्रोबेबिलिटी इस तरीके से निकालते हैं, इन मेथड से निकालते हैं, जो सा भी फॉल करता हो उसके हिसाब से। लेकिन अगर वो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, क्या होता है कंटिन्यूअस समझते हैं? अगर वो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो आपका जो प्रोबेबिलिटी निकलता है ये फेल हो जाएंगे। इनकी मदद से आप नहीं निकालेंगे, आप निकालेंगे एक नए तरीके से जिसका नाम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहली बात, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगता कब है? जब आपका रैंडम वेरिएबल जो भी एक्स होगा, जो भी होगा, वो होगा एक कंटिन्यूअस पार्ट में। अब जैसे आते हैं व्हाट इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। सपोज करो मैंने पूछा कि आप अपने क्लास में जो बच्चों की हाइट है उसको मेजर करो। तो आप हो सकता है बोलोगे कि सर एक का हाइट आया 156.1 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बच्चे का हाइट ऐसा आया। फिर एक बच्चे का हाइट आता है मान लो 156.2 सेंटीमीटर, फिर ऐसे आता है 156.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर आप सेंटीमीटर में हाइट निकालते हैं तो प्रैक्टिकली आता है ऐसे।
तो आप बोलोगे सर इसको ऐसे करके 156.1 डेसिमल में हम लोग बात करने लग जाएं, 156.2, 156.5, सर ये इतना जो डेसिमल का जो आएगा ना, ये बहुत कचड़ा लग रहा है, ये बहुत अजीब सा पेचीदा सा डेटा होगा। एक काम करते हैं, इस पेचीदापन को हम लोग हटा देते हैं और इस पूरे डेटा को हम लोग लिखते हैं एक इंटरवल के फॉर्म में। इंटरवल मतलब 156 से लेके 157 सेंटीमीटर। अब आपको इसका डेटा निकालना है, ठीक है। ऐसे आप निकाल सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बहुत पेचीदा सा डेटा है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको। तो आपने इसका एक आसान तरीका निकाला कि आपने एक इंटरवल बना दिया, इंटरवल 156 से 157। अब आप ये जानते हो कि ये होता है कंटिन्यूअस, ठीक है। आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ रखा है छोटे क्लासेस में भी, 11th में भी पढ़ा था आपने। तो ये हो गया एक कंटिन्यूअस इंटरवल। अब ये जो इंटरवल है, इसमें जब आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ये हो गया आपका कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ये सारे थे डिस्क्रीट वाले केसेस, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। क्यों? एक इंटरवल है बॉस, एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं मिल रहा आपको, एक नंबर नहीं मिल रहा है, एक इंटरवल मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जब आपको कहीं भी इंटरवल का केस दिखाई देगा, उस केस में आप क्या लगाते हो? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल आएगा तो आप लगाते हैं वहां पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। ओके सर, अब इसमें क्या होगा, एक बात बताओ, अगर आप बोलते हो कि 156 से लेके 157 इसके बीच में कितने नंबर्स हो सकते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों बताओ 156 से लेके 157 इनके बीच में कितने नंबर हो सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर इनफाइनाइट, ठीक है। इसके बीच में तो बाप रे इतना नंबर होगा कि जो हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जब हम लोग कंटिन्यूस लगाते, कंटिन्यूस वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल आ गया, तो इनके बीच में जो नंबर्स होता है ना, वो इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है। हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे एकदम टू द पॉइंट चीज पढ़ेंगे बच्चों। जो एक्सरसाइज में हमसे मांगा गया आप उसको सीखोगे। बहुत सारा कुछ ऐसा भी दिया हुआ है जो आपको पढ़ना ही नहीं है, वो भी मैं आपको बताते चलूंगा वीडियो में, एकदम आराम से एंड तक बने रहो। आ जाओ सेकेंड स्लाइड में आते हैं, सबसे पहले इसको नोट डाउन कर ले। चलो, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट किया होगा। अब इसके पहले वाले स्लाइड में बच्चों आपने पढ़ा कि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब लगाते हैं? जब कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल आता है। क्या होता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल? ऐसा पॉइंट वाला डेटा होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे ना करके हम इसको इंटरवल बना देते हैं और इंटरवल के हिसाब से फिर अपना हम लोग निकालना स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं हम लोग इस पर थोड़ा सा और डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के साथ अगर आया तो क्या होता है उसके साथ। देखो, जब भी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल निकलेगा तो इसका एक फंक्शन बनता है। आपने अगर इंटरवल बनाया, सपोज कि पता करो कि गाड़ी स्पीड से चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की स्पीड से गाड़ी चलने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि आप हाईवे में जाते होगे तो देखते रहते होगे ऊपर में स्पीड लिमिट लगा रहता है, 60 की स्पीड से चले, एक डिवाइस होता है जो आपके स्पीड को ट्रैक कर रहा होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए सर कि 40 से लेके 50 किलोमीटर के बीच में चलेगा गाड़ी, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 40 से लेके 50, तो ये एक इंटरवल हो गया, ठीक है। तो इस इंटरवल का अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, बेटा ये डिस्क्रीट वाला जो हम लोगों ने पढ़ा था, ये डिस्क्रीट वाला वहां पे फेल कर जाएगा। क्यों? ये एक पर्टिकुलर नंबर्स पे अप्लाई होता है कि आपने हेड फेंक, मतलब कॉइन को टॉस किया तो हेड कितना बार, टेल कितना बार, एक बार, दो बार। और यहाँ पर ये लगता है कंटिन्यूअस एक इंटरवल फॉर्मेट में। तो आपने इंटरवल वगैरह निकाल लिया, डेटा वेटा निकाल लिया। अब इसका एक फंक्शन बनता है और वो उसका नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नाम ऐसे बोला नहीं, मैं ऐसे ही बोलता हूँ तो आप भी इसको समझिएगा। जब आप इसका एक फंक्शन बनाएंगे, इससे एक फंक्शन बनेगा, इसका उसका नाम होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। शॉर्ट में आप उसको बोलिएगा पीडीएफ, ठीक है। शॉर्ट में आप उसको पीडीएफ बोलिए। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का क्या बनता है? पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अच्छा, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे यार, कोई भी चीज y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इस तरीके से लिखा हुआ है। मतलब आप जानते होगे फंक्शन होता क्या है। सपोज मैं ऐसे करके लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो क्या होगा? दिस इज माई वाई, ठीक है। जब जब x का वैल्यू चेंज करेगा तो एफ एक्स का वैल्यू चेंज करेगा। हमने पढ़ रखा है पहले से फंक्शन क्या होता है। तो आपने यहाँ पे वर्ड यूज किया फंक्शन, हमने यहाँ पे वर्ड यूज कर दिया है फंक्शन। तो अगर वो फंक्शन है तो मतलब वो इस तरीके का पक्का दिखना चाहिए। जी सर बिल्कुल सही है। अब इस तरीके का दिखेगा। ये आप कोई भी फंक्शन, जैसे इसको मैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो सकता है नहीं बोलूं, या बोल सकता हूं। कब बोलोगे किसी भी फंक्शन को, एक फंक्शन को आप पीडीएफ कब करार दोगे? जब वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई करे, ठीक है। क्या पहला कंडीशन होगा? पहला कंडीशन बोलता है एफ एक्स का जो फंक्शन का वैल्यू है दैट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये पहला कंडीशन। अब देखो, आप पढ़ रहे हो प्रोबेबिलिटी चैप्टर, आपने ये बात पढ़ा है ना कि जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं,
वो 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। ये हमने सबसे पहला वीडियो में पढ़ा था। तो यही चीज़ मैं बस इतना पार्ट को अगर पकड़ लूँ, इस पार्ट को पकड़ लूँ और पी एक्स की जगह यहाँ पे लिख दूँ मैं एफ एक्स, पी एक्स की जगह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एफ एक्स और बोलूँगा दिस इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। तो बच्चों यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हम जानते हैं। चलो इसको ऐसे समझना तो कोई बात नहीं तो फंक्शन का वैल्यू आप डायरेक्टली समझे, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, मैं आपको इससे रिलेट करा रहा हूँ। ये पार्ट सबसे पहला। सेकंड में आते हैं, ये बोलता है कि अगर आप फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे, और उसका वैल्यू डालोगे लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये है इंटीग्रेशन। तो अगर आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है प्लीज जाके उसको पढ़ो, हम डेफिनेट इंटीग्रल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो बोलता है इस फंक्शन का इंटीग्रेशन, यहाँ पर dx लगा देना यार, दिस इज dx। तो अगर आप इसको निकालोगे उसका वैल्यू आएगा 1। अब देखो ये क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं बच्चों हम लोग। आपको पता है कि आप प्रोबेबिलिटी जब भी निकालते थे P0 प्लस P1 प्लस P2 ऐसे करते करते आप जब भी x या n तक जाते थे तो कोई भी प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल इवेंट्स अगर आप निकालोगे तो उसका सम क्या निकल के आता था एंड में जाके। वेरी गुड, अगर आपको ये याद है तो बहुत अच्छी बात है। इन सब का सम क्या आता है, 1 आता है। देखो वही चीज यहाँ पे भी लिखा है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाओगे, मतलब अगर आप पूरा सम निकाल दोगे, पूरे प्रोबेबिलिटी का सम निकालोगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तो 1 निकाल के देगा। यही चीज को इस तरीके से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पेश किया गया है। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। अगर बोल रहा है प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है कोई भी रैंडम वेरिएबल x का, और x कहां से कहां तक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a एंड लेस देन इक्वल्स टू b। अगर ये केस दिया है, अगेन आप इसको सॉल्व करोगे इंटीग्रेशन से, fx को आप इंटीग्रेट करेंगे, लोअर लिमिट होगा आपका a और आपका अपर लिमिट हो जाएगा बच्चों b। अब ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई करता है कोई भी एक फंक्शन, अच्छा इसमें परेशान मत होना, ये आपको टेंशन देगा ही नहीं, ये ज्यादा से ज्यादा वर्ड प्रॉब्लम्स में आने वाला नहीं है, कहीं नहीं आने वाला है, लोड लेने की बात नहीं है। कहीं भी अगर आ गया एमसीक्यू वगैरह या 1 मार्कर में आपसे पूछ सकता है, कंडीशंस बता देगा कि बताओ कौन से फंक्शन को पीडीएफ बोलेंगे, ये कंडीशन है, कौन सा इसमें गलत है कौन सा सही है, ऐसे करके आपको क्वेश्चन दे देगा। वर्ड प्रॉब्लम्स इसमें नहीं है, टेंशन मत लेना। तो कोई भी नॉर्मल से फंक्शन को आप पीडीएफ कब बोलेंगे, जब वो 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। ओके सर, परेशान मत होना, पीडीएफ बस नाम याद रखो। आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, और उसके पहले जल्दी से आप इसको नोट करें, इसको अच्छे से बनाना, इसके नीचे वाला भी स्लाइड होगा। डू नॉट वरी, इस टॉपिक का पीडीएफ लिंक मैं आपको अटैच कर दूंगा बच्चों, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप नोट कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, जब आप इंटरवल में निकालने वाले हैं वैल्यूज को तो वो वहां पे लग जाएगा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल से आप बनाते हैं पीडीएफ मतलब प्रोपेंसिटी डेंसिटी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। पीडीएफ कब होगा, किसी भी फंक्शन को आप पीडीएफ तब बोलोगे जब वो 3 कंडीशन इसका सेटिस्फाई करेगा। इतना अभी तक पढ़ा, आगे आते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा नाम है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, इसको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस अभी दिमाग मत लगाओ, उसका जब आप ग्राफ बनाओगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जब आप ग्राफ बनाओगे, उसका एक कर्व बनेगा, तो वो कुछ इस तरीका का कर्व बनता है, ठीक है। अब इस तरीके का कर्व बनता है, और ये जो कर्व है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ध्यान से देखो, ये कर्व का कुछ कुछ खासियत है, उस खासियत को पहले समझते हैं। इस तरीके से जब आप बनाएंगे, इसका जो सबसे यहाँ पे मिडिल पॉइंट होगा, वहां से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, और उसको आप बोल दोगे एनी वर्ड। ये जो लाइन है ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आपने पहले कर्व बनाया है, इस तरीके से बना। अब इसका कुछ कुछ खासियत होता है। खासियत नंबर 1, इसमें से जब आप मिडिल पॉइंट से इसके वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, इसको बोलते हैं मीन। ये मिडिल लाइन इस कर्व का मीन होता है, ठीक है, इस फंक्शन का मीन होगा। तो यहाँ पर आपने इसको मार्क कर दिया म्यू से, और मीन इज इक्वल्स टू मोड होगा, इज इक्वल्स टू मीडियन। तो ये खासियत है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट खासियत है। क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन मीडियन और मोड होता है, तीनों का वैल्यू एक ही होता है, और वो वैल्यू मिलता है क्या, इसका मिडिल पॉइंट से एक वर्टिकल पॉइंट आप निकाल लो। तो ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या, ये एक्स एक्सिस बनाया हमने, यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका, इस फंक्शन का मीन मिल जाएगा, ठीक है। ओके, सबसे पहला चीज। दूसरा खासियत, ये जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा रहा है, अब ये जो मीन है ना, अब मीन के अगर अपन मीन के ये जो लाइन है, इस कर्व को एकदम बराबर हाफ हाफ तरीके में बांटता है। तो अगर आप किसी भी चीज को हाफ हाफ तरीके में एग्जैक्टली सेम टू सेम बांटोगे, तो हम लोग उसको मैथमेटिकली क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं उसको बच्चों, उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल।
तो इस लाइन के उधर भी उतना ही एरिया होगा, उतना पार्ट होगा जितना उसके इधर होगा। तो ये लाइन इस कर्व को सिमेट्रिकली डिवाइड करता है। सिमेट्रिकल मतलब इसका अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू अगर सपोज करो कुछ भी आता है, 5 आता है, तो यहाँ अगर आ रहा है 5 नहीं आ सकता, इसका वैल्यू 1 होता है। सपोज करो 0.5 आ रहा है, तो इधर भी क्या आएगा, फिर इधर भी आएगा सर 0.5। तो अगर आप इसका वैल्यू निकाले तो ये भी आएगा 0.5, ये भी आएगा 0.5। ठीक है, ये दोनों सिमेट्रिकल, मतलब ये लाइन इसको सिमेट्रिकली बराबर बराबर डिवाइड कर रहा है। अच्छा, अब इस पॉइंट पे अगर आप फंक्शन का वैल्यू लोगे, इस पॉइंट पे अगर आप फंक्शन का वैल्यू लोगे तो बच्चों फंक्शन का वैल्यू आपको मिलता है 0.5। ठीक, अगला, ये जो नॉर्मल कर्व है, इस कर्व का अगर आप एरिया निकालोगे, इस कर्व का पूरा यहां से लेके यहां तक अगर आप एरिया निकालोगे, तो आपको पता है एरिया निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आपने इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ा है, हम जानते हैं किसी भी कर्व का एरिया निकालना है एक इंटरवल में, तो हम लोग इंटीग्रेशन को यूज करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल्स को यूज करते हैं। और एरिया कैसे निकलता है, देखो ये वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है। एक फंक्शन एफ एक्स जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है, उसको आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में अगर आप उसका एरिया निकालते हैं अंडर द कर्व, तो उसका वैल्यू क्या निकल के आ रहा था 1। बस यही चीज आपको यहाँ पे भी दिया हुआ है। अगर आप इस कर्व का माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में एरिया निकालोगे कैसे, इंटीग्रेशन को यूज करके, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में एफ एक्स, तो ये आपको एरिया मिलेगा, और एरिया का वैल्यू क्या आने वाला बच्चों, 1। ये खासियत है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की। ठीक, तो इसका एरिया आएगा 1। अब कॉमन सेंस से सोचो यार, ये इसका एरिया, इस पूरे एरिया, इसका पूरा वैल्यू आएगा 1। ये लाइन जो मीन वाला लाइन है, इसको हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो इस तरफ कितना एरिया होना चाहिए, ये टोटल है 1, ये इसको हाफ हाफ कर रहा है, तो इस तरफ एरिया आएगा 0.5 और उस तरफ का एरिया आएगा 0.5। ठीक है, यही चीज हमने पहले लिखा था। तो ये सिमेट्रिकली, ये मीन इसको बराबर हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अच्छा, अब ये जो है ना, ये जो लाइन है अपना, ये वाला कर्व का, ये कभी भी एक्स एक्सिस को ना तो इस साइड टच करेगा, ना ही ये एक्स एक्सिस को इस साइड टच करेगा। एकदम क्लोज आ सकता है, इसके क्लोज आ जाएगा, बट वो कभी भी टच नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को ये टच नहीं करेगा। ठीक है, ओके सर, तो ये खास बात है। ये क्या है, नॉर्मल कर्व, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है, कर्व है। तो अच्छा, इसका सर अगर आपने ग्राफ बनाया है तो उसका इक्वेशन भी होना चाहिए। इक्वेशन हम पढ़ेंगे, इक्वेशन हमारे सिलेबस में है नहीं, आएगा ही नहीं, आपको बस डराने के लिए दिया हुआ है, परेशान मत होना उसको देखकर। उसी की मदद से आपने ये बनाया है और ये निकल के आ रहा है हिसाब किताब। अब इसके पॉइंट्स आपको लिखे हुए, सबसे पहले कि ये कैसा शेप का होता है, तो बोलता है इट इज अ बेल शेप्ड कर्व। देखो ये बेल के शेप का कर्व है, सबसे पहला प्रॉपर्टी। दूसरा बोलता है इट इज सिमेट्रिक अबाउट अ वर्टिकल लाइन विच इज कॉल्ड मीन। तो आपने अगर इस कर्व को मीन से अगर आप डिवाइड करते हो तो ये सिमेट्रिकल रहेगा। सिमेट्रिकल मतलब बराबर बराबर, जितना इधर उतना ही उधर, सिमेट्रिकल का मतलब। बोलता है इसमें मीन, मीडियन और मोड सबका वैल्यू बराबर होता है। देखो हमने वो चीज वहां लिखा है। एरिया अंडर नॉर्मल कर्व, इसके अंदर का एरिया, तो इंटीग्रेशन के थ्रू अगर आप निकालते हो तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा बच्चों, उसका वैल्यू आएगा हमेशा 1। लास्ट लास्ट चीज, ये सबसे पहले आप इसको नोट करो। इसके बाद में ये जो हम लोगों ने ये पढ़ा है ना नॉर्मल कर्व, इसका हम लोग पढ़ते हैं इक्वेशन, इसका फंक्शन कैसे लिखोगे। देखो बिना फंक्शन का ग्राफ तो बनाओगे नहीं, इसको बनाने के लिए आपको कोई ना कोई फंक्शन तो चाहिए होगा। तो इसका एक फंक्शन होता है जो आपको टेंशन देगा देखने में, लेकिन परेशान मत होना। तो ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ। पीडीएफ मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन खोजोगे, अच्छा बिना फंक्शन का तो सर ये ग्राफ बन नहीं सकता, इसके लिए कोई फंक्शन तो एग्जिस्ट तो करता होगा ना, बिल्कुल। तो देखो उसका फंक्शन क्या है, ये देखो फंक्शन है, बहुत सुंदर सा डरावना सा दिखने वाला, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई स्टैंडर्ड डिविएशन इंटू रूट 2 पाई इंटू ई का पावर -1/2 एक्स माइनस मीन बाई स्टैंडर्ड डिविएशन उसका होल स्क्वायर। यहाँ पर जो x का वैल्यू होगा, ये जो डोमेन होगा x का, बोलता है यहाँ पे x माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा सकता है। देखो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, और इसी को यूज करते करते आपने ऐसा कुछ बना दिया ग्राफ। सर क्या ये हमारे एग्जाम में आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, परेशान होना नहीं है, डराने के लिए दिया गया। ये है क्या बेटा, इसको बनाने के लिए एक फंक्शन चाहिए होगा ना, तो ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इससे डरने का नहीं आएगा एग्जाम में, आप इसको लिख जरूर लो, लेकिन परेशान मत होना, इसको देख के डरना मत। ओके सर, चलिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं। सो इफ यू वांट टू टेक ए स्क्रीनशॉट, आप इसको ले ले। चलिए ले लिया होगा अपने स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने फंक्शन पढ़ा, ये हमने अभी नॉर्मल कर पढ़ा है। अब इसके हम लोग थोड़े से आते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो इट सेज, अब हम लोगों ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा बच्चों। इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा है,
ये जो हमने, ये जो फंक्शन था, ये अजीब सा जो दिखने वाला फंक्शन है, ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक स्पेशल कैटेगरी का हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने वाले हैं, एक स्पेशल कैटेगरी का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके पहले जो पढ़ा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका एक स्पेशल कैटेगरी है। क्या है कैटेगरी? कैटेगरी का नाम है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये एक नया टाइप का स्पेशल टाइप का कैटेगरी है। शॉर्ट में इसको आप बोलना SND। क्या बोलोगे आप इसको? SND, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और यही है हमारे सिलेबस में। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। इसके पहले वाला जो आपने पढ़ा था ना, भयानक दिखने वाला इक्वेशन, दिमाग मत लगाना। अब देखो क्या होता है, SND का मतलब क्या होता है? ये स्पेशल फॉर्मेट का कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? बोलता है एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को आप बोलेंगे SND अगर वो दो चीज को सेटिस्फाई करे। पहला कि उसका जो मीन का वैल्यू होगा वो होगा 0। तो ये पहला पॉइंट है। म्यू लिखा हुआ है, म्यू का साइन है, मतलब पहला कंडीशन, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब? जब वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या निकल के आए? 0 आए, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या निकल के आए? स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू आ जाए 1। अगर ऐसा हुआ एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, तो उसको आप एक स्पेशल नाम देंगे। नाम क्या है? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ओके। देन इट विल बी कॉल्ड SND। अब जब SND, अच्छा ये हमारे सिलेबस में हम इसी को पढ़ना है। ठीक, ओके सर। अब बोल रहा है रैंडम वेरिएबल। अब आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, आपने बाइनोमियल पढ़ा, आपने पॉइजन पढ़ा। इन सारे केसेस में रैंडम वेरिएबल को बच्चों हम x से डिनोट करते थे, ऐसे डिनोट करते थे x। ये होता था हमारा रैंडम वेरिएबल। अब जो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे, यहाँ पे एक नया तरीका का आपके पास रैंडम वेरिएबल आएगा। नाम के हिसाब से क्या होगा वो? तो बोलता है कि रैंडम वेरिएबल ऑफ प्रोबेबिलिटी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हम लोग SND ही पढ़ना है, स्पेशल कैटेगरी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए एक नया आपके पास आएगा रैंडम वेरिएबल गाइस, वो है ये आपके लिए नया वेरिएबल है, जिसको हम लोग जितना भी प्रोबेबिलिटी अब हम निकालेंगे इस टॉपिक में, वो x के हिसाब से नहीं निकालेंगे जो हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में निकाला है, जो हमने बाइनोमियल में निकाला है, जो हमने पॉइजन में निकाला है। यहाँ पर एक नया x की जगह पे एक नया नाम आएगा z। और z का वैल्यू होता क्या है? z का वैल्यू होता है यही वाला x, इसमें से माइनस करोगे आप उसका मीन, उसमें से माइनस करोगे आप उसका स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो z का वैल्यू आप बोलेंगे सर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आप क्या यूज करने वाले हो? हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल है उसका नाम है z। और z का वैल्यू निकलता कैसे? ऐसे। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके आपके क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा। तो इसके पहले जो आपने फंक्शन देखा था ना बच्चों, ये वाला इसको देखकर डरना मत, ये आएगा ही नहीं आपको। टेंशन नहीं लेना इसके लिए। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा x का वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन में आपको मीन भी दे देगा, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे देगा। उसके मदद से आप निकालोगे क्या? आप निकालोगे z। सबसे पहले आप निकालोगे z। ठीक है सर, तो ये हो गया, z वर्ड सीख गया हमने, नया चीज आ गया। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इट सेज एरिया अंडर SND। तो अपने अपने जो स्टैंडर्ड भी पढ़ा था ना, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप उसका कर्व बनाते हो, कर्व बन गया हमारे पास, तो बोलता है कि ये एक स्पेशल कैटेगरी का, ये स्पेशल कैटेगरी का था जिसको आप z से रिप्रेजेंट कर रहे थे। और इस कर्व का अब कोई भी ग्राफ बनता है तो उसका एक फंक्शन होगा, बिना उसके तो बन ही नहीं सकता ग्राफ। तो इसका जो फंक्शन है ना, वो बेटा इस तरीके से दिखता है। अगेन ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इसको परेशान मत होना। अब ये आया कहाँ से बच्चों? ये आया तो यहीं से, देखो आया यहीं से। स्टैंडर्ड डेविएशन तुम ले लोगे 1, मीन का वैल्यू, इस पूरे को अपन क्या बोल रहे हैं? इस पूरे को हम z माने। ठीक है, ये z का वैल्यू है, यहाँ पर इसका वैल्यू हो गया 1। इसी को जो 1 पुट करोगे और z का वैल्यू डालोगे तो बेटा आपको इस तरीके का फंक्शन मिलेगा। क्या सर ये हमारे एग्जाम में आएगा? परेशान मत हो, नहीं आएगा। ठीक है, बस मैंने लिखने के लिए आपको बता दिया कि पता होना चाहिए ग्राफ, ये कर्व आया कहाँ से। तो ये कर्व है स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएशन डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है, ये है उसका फंक्शन जो कि नहीं आएगा। अब देखो इस ग्राफ में, ये इसको ध्यान से समझो। यहाँ पे बोल रहा है एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, मतलब इस ये जो कर्व आपने बनाया है, ये कर्व किसका है? SND का है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका आपने कर्व बनाया। उसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ये होता है, एग्जाम में नहीं आएगा। तो ये जो आपने कर्व बना दिया है, इसका जब आप एरिया निकालोगे, ध्यान से देखो, अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है कि जब आप इसका एरिया निकालेंगे बच्चों, इसका एरिया आपको क्या देगा? इसका एरिया जब आप निकालोगे SND का, उसका एरिया आपको देता है किसका वैल्यू? प्रोबेबिलिटी का वैल्यू। और ये है हमारा टॉपिक, हमें ये पढ़ना है। तो आपकी किताब में जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ने जाओगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है। इसीलिए बहुत अच्छे से इस वीडियो को आपको देखना है। तो सर ठीक है, SND तक पहुंच चुके हैं हम लोग, SND का आपने कर्व बनाया। अब इसका जब आप एरिया निकालोगे, ये इसके अंदर का
ये जो एरिया आपका निकलेगा बच्चों, इसको हम बोलते हैं एफ जेड। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एफ जेड। और बताइए एफ जेड है क्या, ये एरिया क्या है, ये एरिया है प्रोबेबिलिटी का वैल्यू। ओहो, तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है टॉपिक जहाँ से हमें पढ़ना है। ठीक है, ये समझ में आया कि नॉर्मल कर्व एसएनडी का जब कर्व बनाओगे उसका एरिया आपको क्या निकाल के देता है, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू देता है। और ये हमारा टॉपिक है, ये हमारा चैप्टर है। चलो, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं एसएनडी, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व पढ़ रहे हैं, बस वही पढ़ना है हमें। उसका जब आप एरिया निकालते हो तो आपको क्या मिलता है, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू मिलता है। अब आते हैं, इसमें 3 केसेस है हमारे पास। केस नंबर 1 दिया हुआ आपको, ये हमारा केस नंबर 2 होगा, और हमारे पास केस नंबर 3 होगा। बस आपको अगर इतना समझ में आ गया, ये टॉपिक आपके लिए आसान और खत्म भी हो चुका है। तो चलो तीनों केस को एक एक करके समझते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले बोला केस नंबर 1, बोल रहा है आपने ऐसा एसएनडी का कर्व बना दिया, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है, ठीक है, स्पेशल कैटेगरी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, इसका आपने कर्व बनाया और एक पॉइंट यहाँ से लिया है आपने, उस पॉइंट का वैल्यू, इसको स्मॉल z बोलना, ठीक है। आपने एक पॉइंट ले लिया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि मुझे ना इसके इस तरफ का एरिया बताओ, ठीक है, इसके इस तरफ का एरिया। मतलब कंडीशन क्या है आपके सामने, कंडीशन कोई भी एक बार देख लो ध्यान से। तो कंडीशन है अपने सामने कि z का जो वैल्यू होगा वो लेस देन z होना चाहिए, ठीक है। z का वैल्यू होगा लेस देन z। तो ये केस आपके पास, तो मतलब आपका ये जो पॉइंट है z, यहाँ पर आपने पॉइंट मार्क कर लिया। अब बोल रहा है कि जो z का वैल्यू होना चाहिए, मतलब कैपिटल जो डोमेन होगा वो इधर का पूरा पार्ट होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। तो इससे छोटा का जब आप एरिया निकालोगे बच्चों, तो ये तो इससे छोटा का जब आप एरिया निकालोगे तो आपको ये पूरा एरिया मिलेगा, ये, ठीक है। पूरे इस तरफ का एरिया आपसे पूछा जा रहा है। कंडीशन क्या है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। जो z का वैल्यू होगा इट विल बी लेस देन, जो भी ये z एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है यार, यहाँ पे कोई नंबर होगा 2 3 4 कुछ भी होगा, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको बोल रहा है इससे कम का एरिया निकालना है। तो इससे कम का जब आप एरिया निकालोगे तो ये पूरा पार्ट आपका एरिया का आ जाएगा। और ये आपको वैल्यू क्या चीज का देगा, आपको वैल्यू देगा प्रोबेबिलिटी में। अब मैं आपको यहाँ पे सिखाना चाहूंगा कि इसका जो वैल्यू हम निकालते हैं वो निकालते कैसे हैं। तो आपका जो किताब है बच्चों, उस किताब को चलो मैं भी ले ले रहा हूँ अभी। आप ये अपनी किताब में जाके जब देखोगे, इसका एरिया, अब आप पूछेंगे सर कि इसका जो वैल्यू निकाले हम, इसका वैल्यू हम निकाले कैसे, क्या कोई इसका फॉर्मूला होता है। हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम इसका एरिया निकाल पाए। इसके लिए अगेन हमें हमारे किताब में एक टेबल दिया हुआ है एग्जाम में, और इसका टेबल पढ़ना बहुत आसान है, एकदम परेशान होना भी मत। तो इसका जो टेबल दिया हुआ है ध्यान से देखो, पेज नंबर है 674, नया वाला एडिशन में देख रहा हूँ, इसमें आप 674 में देखोगे बच्चों, तो देखो आपको यहाँ पर इसका वैल्यूज दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला ग्राफ को आप अपनी किताब में देखना। अब इस जो वैल्यू को आप देखोगे, ये वाले पार्ट को, यहाँ पर जब भी आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, नॉर्मल कर्व का, एसएनडी का जो भी आपको वैल्यू मिलेगा एरिया का, वो कोई भी नंबर का लेफ्ट का मिलता है, ठीक है। तो कोई भी नंबर आप चूज कर लो, आपको जो उसका यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ होगा, ये जो वैल्यू आपको दिया हुआ होगा, ये हमेशा उसके लेफ्ट का दिया हुआ होता है, इसके राइट का नहीं दिया हुआ होता। राइट का आपके किताब में डाला गया है, लेकिन वैसे पढ़ना मत, हम हमेशा लेफ्ट को लेके चलेंगे, क्योंकि उससे सारे आगे के जितने फॉर्मूला है ना आप आराम से समझ जाओगे। तो आप समझो कि आप कोई भी पॉइंट चूज कर लो। सपोज करो ऐसे करके ये ग्राफ बना है, मैंने एक पॉइंट चूज किया, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, सपोज करो 4। अब आपको बोलेगा कि इसका इसका एफ जेड का वैल्यू निकालिए, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी का वैल्यू निकालिए। तो आपको जो भी एरिया मिलेगा ना वो हमेशा इसके लेफ्ट का मिलेगा, इसके राइट का मिलेगा ही नहीं। ये जो ग्राफ आपको क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी मिलेगा, वो हमेशा ध्यान रखना, जो भी नंबर देगा उसके लेफ्ट का मिलेगा, ठीक है। ओके सर, तो मैं चलो इसको हटा दे रहा हूँ अभी, ये आपको समझाने के लिए था। अब तो आपने एक नंबर चूज किया, बोला एक नंबर है z, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो उसका आप एरिया निकाल दोगे। ये एरिया कहाँ से निकालोगे, किताब में टेबल दिया हुआ है, एग्जाम में हो सकता है आपको उसका वैल्यू भी दे दे, क्वेश्चन में आपको उसका वैल्यू दे दे, टेबल दे देगा, बहुत मुश्किल है टेबल देना, तो वैल्यू आपको मिल जाएगा। इसका वैल्यू लेकर आने के लिए परेशान नहीं होने का, ठीक है। ये पहला केस है। अब क्या होता है, आप पूछेंगे सर ये जो एफ जेड है, ओह, आपका क्वेश्चन होगा सर ये जो एफ जेड हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, ये है क्या। तो एफ जेड का मतलब क्या होता है बच्चों, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। एफ जेड का मतलब होता है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मतलब क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, और वो यही है, ठीक है। यही वो आपको वैल्यू आपके किताब में दिया हुआ है। तो एफ जेड का वैल्यू आप निकालोगे, जेड कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, माइनस इन्फिनिटी, मतलब यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से लेकर
यहाँ तक प्लस इन्फिनिटी तक z का वैल्यू जा सकता है। आपको इससे परेशान नहीं होना है, ये आपके ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है नहीं। तो ये हमारा था केस नंबर 1। तीनों केस आपको समझना है ध्यान से, इसको मैं रख देता हूँ। अब देखो यहाँ पे सेकंड केस है, वेरी इंपॉर्टेंट। बोल रहा है इस बार आपको एरिया निकालना है z, एरिया निकालना है z1 से बड़ा होगा z और z2 से छोटा होगा। तो हमने पहले से प्लॉट करके रखा है, ये हमारा मीन है, वही स्टैंडर्ड एसएनडी का कर्व है ये। यहाँ पे है पॉइंट z1, यहाँ पे है पॉइंट z2। बोला आपको जो एरिया इस बार चाहिए ये इनके बीच का चाहिए, मतलब आपको ये एरिया चाहिए, बस आपको इतना एरिया चाहिए, ये एरिया आपको निकालने बोला गया है। इस बार आपका z यहाँ से यहाँ इसके बीच में लाइक कर रहा है। अब आप ये जो केस होगा ना, ये कब आएगा, आपको बोलेगा कि गाड़ी का प्रोबेबिलिटी निकालिए कि गाड़ी का जो स्पीड होगा वो 40 किलोमीटर पर आवर से लेके 50 किलोमीटर होगा। तो यहाँ पे वर्ड क्या यूज करेगा, 40 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर। तो आप भी बोलोगे ओके 40 किलोमीटर से लेके 50, इतना बीच का अपने को एरिया चाहिए, वही मेरा प्रोबेबिलिटी होगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे यहाँ पे। अब बोलेंगे सर आप इसका एरिया निकालोगे कैसे? चलो, इसका एरिया निकालने के लिए पहले मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा, मैं आपको बोलता हूँ एक काम करो बेटा, एक काम करो, सबसे पहले तुम ना निकालो एरिया पॉइंट Z2 का। ठीक है, एरिया निकालो पॉइंट Z2 का। Z2 कहाँ पे है? यहाँ पे है। आपको पता है ना, जब आप टेबल यूज करोगे तो उस पॉइंट का लेफ्ट का पूरा एरिया दिया रहेगा, ये हमने अभी सीखा था। तो आपने पॉइंट चूज किया है Z2, इसका आप एरिया निकालोगे तो इसके लेफ्ट का पूरा एरिया आ जाएगा इसमें, यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा एरिया आपने कैप्चर कर लिया। ठीक है, यहाँ से पूरा इसके लेफ्ट से एरिया मिल गया। ठीक है भैया, आपको क्या ये पूरा एरिया चाहिए? नहीं, आपको बस ये मिडिल का पार्ट चाहिए। ओके, देखते हैं कैसे होगा। अब आपने ये यहाँ से लेके पूरा इधर निकाल लिया। अब आपको यहाँ पे ये वाला पॉइंट दिख रहा है। अब ये पॉइंट के साथ आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, इस पूरे एरिया में से इतना वाला एरिया को माइनस कर देते हैं। तो ये जो आपने एरिया ग्रीन निकाला था, इसमें से माइनस कर दो ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाले पार्ट को माइनस कर दो। ठीक, ये वाला पार्ट का एरिया, ये व्हाइट वाला एरिया कैसे निकालोगे? पॉइंट क्या है? Z2, Z1 है इस बार। Z1 के लेफ्ट का एरिया आपको टेबल निकाल के दे देगा। तो आपने निकाल लिया PZ1, आपने निकाल लिया बच्चों PZ1। अब PZ2 पूरा का एरिया माइनस कर देंगे यहाँ से यहाँ तक का एरिया। तो जो हमें रिमेंड जो बचेगा, हमारा जो एरिया बचेगा, वो एरिया क्या चीज का बचेगा? ये पार्ट बच जाएगा फिर। ठीक है, अगर आपने इसके पूरे को इतना वाला माइनस कर दिया तो ये मिडिल पार्ट बचेगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है इसका, यही सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो आप इसको यहाँ पे लिख लेना, दिस इज बड़े वाले का प्रोबेबिलिटी ले लेना, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, माइनस कर देना उसमें छोटे वाले का क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस से दिस, गाड़ी का स्पीड होगा 40 से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में, उसका प्रोबेबिलिटी बताइए, मतलब आपसे ये पूछ रहा है बड़े वाले का प्रोबेबिलिटी निकालो, माइनस कर दो छोटे वाले का प्रोबेबिलिटी। इतना सिंपल है केस नंबर 2। ठीक, चलो आते हैं हम लोग केस नंबर 3 पे। तो केस नंबर 3 सेज, ये है तगड़ा, बोल रहा है इस बार जो z का वैल्यू होगा आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, ये स्मॉल z, ये है मेरा स्मॉल z, इससे बड़ा होगा z, मतलब आपको इस तरफ का प्रोबेबिलिटी बोला है, z का वैल्यू उससे बड़ा होना चाहिए, z से बड़ा होना चाहिए, मतलब z के इस तरफ है, तो ये एरिया का प्रोबेबिलिटी। अब आप जानते हो आपकी किताब में जो टेबल दिया है ना, आपको इसका वैल्यू भी देखने को मिलेगा, लेकिन सही तरीका क्या है, आप ये बात तो जानते हो पक्का से कि अगर मैं pz का वैल्यू निकालूं, अगर मैं pz का वैल्यू निकालूं टेबल को यूज करते हुए, तो वो मेरे को पता है वैल्यू कहाँ का देगा? हाँ सर पता है, इसके लेफ्ट का वैल्यू देगा। हमेशा आपको जो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी जो टेबल दिया हुआ है, वो हमेशा हमको इसके लेफ्ट का वैल्यू देगा, मतलब सर ये वैल्यू दे देगा यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो आपने ये वैल्यूज निकाल लिया, येलो वाला पार्ट निकाल लिया, लेकिन क्या अपने को येलो वाला चाहिए? नहीं, अपने को तो ये एरिया चाहिए व्हाइट वाला। अब हम जानते हैं कि इस पूरे का जो प्रोबेबिलिटी होता है 1, तो अगर मैं 1 से येलो वाला पार्ट को माइनस कर दूं, इस पार्ट को हटा दूं, तो मुझे किसका वैल्यू मिलेगा? मुझे मिलेगा इसका वैल्यू। तो मैं क्या बोलूंगा कि सर एक काम करो ना, 1 से येलो वाला पार्ट को हटा दो, 1 तो इस पूरे का वैल्यू हो गया, उसमें से इतना पार्ट को हटा दो तो बचा हुआ पार्ट अपने को मिलेगा। यही आपका फॉर्मूला है ये थर्ड नंबर केस का। जब भी आपको बोलेगा राइट हैंड साइड का वैल्यू निकालने, आपको जब बोलेगा किसी पॉइंट का राइट हैंड साइड का वैल्यू निकाले, तो आप निकालेंगे उसका पीजेड, मतलब उसका वैल्यू निकालेंगे लेफ्ट साइड का, 1 से माइनस कर देंगे, आपको मिल जाएगा उसका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास यही 3 केस है बच्चों, जो क्वेश्चंस आएंगे इसी 3 केस में आएंगे। हमें करना क्या है, आपको क्वेश्चन पता क्या दिया हुआ रहेगा, आपको सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी रैंडम वेरिएबल दिया हुआ रहेगा, जो भी दिया हुआ रहेगा वो दिया हुआ रहेगा x के टर्म्स में, सपोज करो, या हो सकता है क्वेश्चन में डायरेक्टली z दे दे तो बहुत अच्छी बात है, आपका मेहनत बच जाएगा। लेकिन अगर आपको z के टर्म x के टर्म्स में डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप उसको पहले
कन्वर्ट करेंगे z के फॉर्मेट में, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा रैंडम वेरिएबल क्या होता है, z। आंसर किसके भरोसे निकलता है, z के भरोसे। हर चीज देखो, इसका f, इसको फंक्शन z है ना, या pz बोलो, जो भी बोलो, आपका जो भी वैल्यू निकलता है वो z में निकलता है, x में नहीं निकलता। तो यहाँ पर x दिया हुआ है, उसको कन्वर्ट करो z में। करोगे कैसे, z को कन्वर्ट करने के लिए x में से माइनस कर दो उसका मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे, फिर आप देख लेंगे z का आपको वैल्यू मिल जाएगा। फिर ये तीनों कंडीशन में से कोई सा एक कंडीशन होगा, आप उसको डालेंगे, आराम से अपना वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए आते हैं लास्ट पॉइंट पे, प्रॉपर्टीज ऑफ fz। जो हमने पढ़ा है fz, उसका कुछ कुछ प्रॉपर्टी है क्या। पहला वाला बोलता है कि अगर आप f ऑफ इंफिनिटी निकालेंगे, f ऑफ इंफिनिटी का मतलब बच्चों ये आपका ग्राफ है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, ये एसएनडी का कर्व है, ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल। आपसे पूछेगा बताइए मेरे को, आप मेरे को बताइए कि इसका पूरे का ये यहाँ तक का, इस पूरा का एरिया क्या होता है, तो आप बोलेंगे उसका पूरा का एरिया होता है 1। तो ये चीज़ सबसे आसान है, प्रॉपर्टी नंबर 1। दूसरा आपसे पूछेगा कि मैंने बना दिया ऐसे करके एसएनडी और ये है मेरा मीन, ठीक है, यहाँ पे इसका वैल्यू है 0, 0 ओ नहीं, इसको सपोज करो 0 ले लेते हैं, ये वैल्यू आपको दे दिया है और बोलेगा कि बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप जानते हैं कि ये सिमेट्रिकली डिवाइड करता है, इसको भी ये सिमेट्रिकली इधर भी काटेगा, तो इसका भी एरिया क्या होगा 0.5 और इसका भी एरिया क्या होगा इधर का पार्ट का 0.5। इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू f0 का वैल्यू क्या होगा 0.5। तो ये हमारा सेकंड नंबर प्रॉपर्टी ध्यान में रखना, यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू क्या होता है 0.5, इधर का एरिया भी 0.5, उधर का एरिया भी 0.5। लास्ट वाला वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह यूज करोगे, आपसे मांगा गया एग्जाम, इसको ध्यान से देखना। अगर मैंने इस तरीके का कर्व बनाया आपके लिए और यहाँ पे वी आर यूजिंग दिस इज आर मीन, इसको 0 से डिनोट कर रहे हैं, आपको बोला गया है -z, ठीक है। तो सपोज करो मैं एक नंबर ले लेता हूँ, वो यहाँ पे आ गया -z, बोला आपको इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, इस बार इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है, निकालते हैं। आप जब इसको निकालना चाहोगे तो आपको इसके लेफ्ट का एरिया निकालना है, ये आपसे मांगा गया है, ठीक है, ये एरिया आपसे मांगा गया है, f ऑफ -z। अच्छा, तो अगर यहाँ -z है तो +z भी कहीं ना कहीं यहाँ होगा, ठीक है, अगर यहाँ पे -2 है तो +2 भी कहीं ना कहीं इधर होगा, ओके। क्या हम लोग इसका एरिया निकाल पाएंगे, माइनस में हमें क्या टेबल दिया हुआ है, हालांकि आपकी किताब में दे दिया है, लेकिन हम लोग माइनस का एरिया नहीं निकालते, हम लोग बोलेंगे काम करते हैं ना, हम लोग इसका एरिया निकाल लेते हैं, ये वाले पार्ट का हम लोग इसका एरिया निकाल लेंगे। और क्योंकि ये तो सिमेट्रिकल होता है, मतलब जितना इधर होगा उतना ही इधर होता है, तो जो इसका एरिया होगा तो वही इसका भी एरिया होगा, ठीक है। फिर से सुनो, क्योंकि इस लाइन के इधर इधर ये तो सिमेट्रिकल होता है, जितना एरिया यहाँ पे होगा वही एरिया यहाँ पे होगा। तो अगर मेरे को यहाँ का एरिया निकालना है तो सेम बात है, अगर मैं यहाँ का एरिया निकाल लूँ तो अपन यहाँ का एरिया निकालेंगे, और PZ का एरिया आपको निकालना है ये वाला। अब आप करोगे क्या, आप निकालोगे PZ, ठीक है, इस पॉइंट पे आप निकालोगे तो ये जो आपको एरिया देगा ये तो लेफ्ट की तरफ का एरिया देगा, तो जो भी अपने को एरिया मिलेगा, अगर आप PZ निकालते हो तो आपको ये एरिया मिल गया पूरा का पूरा। तो क्या क्वेश्चन में अपने को ये पूरा चाहिए, नहीं, हमें बस ये चाहिए, ठीक। अब ये चाहिए तो 1 में से माइनस कर देंगे, ये वाला जस्ट इसके पहले वाला केस जहाँ पे बोलोगे 1 में से माइनस कर दो इसका वैल्यू। अब ये आपने जो किया है ना, यही वैल्यू देखो यहाँ पे दिया हुआ गाइज, इसको हम यूज करेंगे अभी, देखना हम एक्सरसाइज में, आज तो ज्यादा नहीं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 1-2 क्वेश्चन हम लगाएंगे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, वहां पे देखना -z का जो वैल्यू आएगा, सिंपल तरीका है 1 - fz आपको निकाल देना, बस ये 3 प्रॉपर्टी, इसके बाद हमारा सारा सीखने वाला पार्ट हो जाता है खत्म। हम लोग आज इस वीडियो में क्वेश्चन लगाते हैं, ज्यादा लंबा नहीं हो जाए वीडियो, इसलिए 1-2 लगाएंगे, फिर अगली वीडियो में पूरा एक्सरसाइज कवर करेंगे, ओके। चलो बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज पे आ गए हैं, दिस इज एक्सरसाइज 9.6, हमारा लास्ट एक्सरसाइज है। तो हम पहला 2 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का आज लगाने वाले हैं, जिसमें आपको आइडिया मिल जाएगा बच्चों कि हम कैसे इसको अटेम्प्ट करने वाले हैं, ठीक है। जो भी पढ़ा है उसको थोड़ा सा अप्लाई करके देखते हैं हम लोग इस क्लास के वीडियो में। चलो, तो देखो सबसे पहले आपको क्या लिखा हुआ है, इफ z इज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, ठीक है। तो आपको SND का z पहले ही दे दिया है, कोई मगजमारी नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बोला था ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका जो मिलेगा रैंडम वेरिएबल उसका नाम होता है z, x नहीं मिलेगा, x मिला है तो पहले उसको z में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ तो डायरेक्ट दे दिया है, बोल रहा है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी। आज जो पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं, तो सबसे पहले आपको बोल रहा है प्रोबेबिलिटी निकालना है आपको z लेस देन 1.9। ओहो, अब ये z का वैल्यू बोल रहा है लेस देन 1.9। चलो ग्राफ में देखो, ऐसे करके बना लेते हैं, सपोज करो यहाँ पे ये पॉइंट है 1.9, ठीक है, ये z बोल रहा है z का वैल्यू इससे छोटा होगा, इससे छोटा होगा मतलब ये पार्ट बोला है, ठीक है। आपको क्यूमुलेटिव वैल्यू निकालना है तो मतलब आपको ये पार्ट का वैल्यू मिला है, तो ये तो आपको टेबल में डायरेक्टली मिल जाएगा। देखो इस टेबल में जाना,
1.9 का वैल्यू देखना, तो आपको टेबल में 1.9 का वैल्यू, 1.9 के आगे कुछ है नहीं, तो 1.9 के आगे 0 है, तो यहाँ पे आपको वैल्यू दिया हुआ है 0.9713। तो आप इसको लिखोगे, दिस इज आस्किंग व्हाट z का वैल्यू, इसका वैल्यू आपको डायरेक्टली टेबल में से मिल जाएगा बच्चों। टेबल आपके एग्जाम में देगा नहीं, आपको हो सकता है डायरेक्टली वैल्यू दे देगा, ठीक है, तो इसलिए परेशान मत होना। यहाँ पर आ गया इसका वैल्यू 0.9713। तो सबसे आसान सा चीज जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि z का वैल्यू दिया हुआ था, तो आपने एक पॉइंट मार्क कर लिया और बोला था z कैसा होगा, उससे छोटा होगा, उससे छोटा होगा मतलब इसके लेफ्ट की तरफ होगा, तो बेटा ये तो डायरेक्टली अपने को वैल्यू इस टेबल की मदद से मिल जाता है। तो सबसे आसान सा चीज आपने लिख लिया। सेकंड वाले पे आते हैं। देखो सेकंड वाला इज आस्किंग, क्वेश्चन नंबर 2 को आप पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है z का, z इज ग्रेटर देन 2.7। अब ये वाला केस ग्रेटर देन का है, अगर लेस देन का होता तो डायरेक्टली आपको टेबल में से वैल्यू, यहां से आपको डायरेक्टली वैल्यू चिपका देना था। अब यहाँ पे ग्रेटर का साइन लग गया बच्चों, तो देखो यहाँ पर अगर इसका ग्राफ बनाते हो, तो अगर आपको बोलता है 0 ले लो, 2.7 है, तो यहाँ पे z का वैल्यू आपने ले लिया सपोज 2.7, स्मॉल z, ठीक है, छोटा वाला z है, बोल रहा है z का वैल्यू इससे बड़ा होगा। इससे बड़ा होगा मतलब इसके राइट की तरफ होगा कि लेफ्ट की तरफ, तो सर बड़ा है तो ये वाला मांगा है। और आपको पता है ना कि जब भी आप वैल्यू निकालेंगे इस टेबल की मदद से, तो हमेशा आपको इसके लेफ्ट का वैल्यू देगा। तो इसके लेफ्ट का वैल्यू सपोज करो आपने निकाल लिया, इसके लेफ्ट का वैल्यू आपने निकाल लिया, तो ये पूरा एरिया मिल जाएगा, येलो वाला पार्ट। क्या आपने को येलो वाला पार्ट चाहिए? नहीं, हम जानते हैं इस पूरे का वैल्यू क्या होता है, 1। इस पूरे का वैल्यू 1 में से अगर मैं माइनस कर दूं येलो वाला पार्ट, येलो वाला पार्ट कैसे मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 2.7। अगर अपन इसको माइनस कर दे तो अपने को किसका वैल्यू मिल जाएगा बच्चों, अपने को वैल्यू मिल जाएगा पिंक वाला। तो इसमें लिखेंगे p माइनस 2.7, तो आज इस पे 2.7 का वैल्यू दिया हुआ है 0.9965, यहाँ पे लिखोगे 0.9965, बस इसको सॉल्व कर देंगे, दिस इज 3500, हमें ये वैल्यू प्रोबेबिलिटी का मिल जाता है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर ये, इस बार आप सोच रहे हो कि जब हम पहले प्रोबेबिलिटी निकालते थे तो होता था x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, ऐसा केस आता था बच्चों, ऐसा केस आता था, ये था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। यहाँ पे देखो इक्वालिटी का साइन तो है ही नहीं, ग्रेटर देन बोलता है, लेस देन बोलता है। अब भाई लेस देन बोल रहा है तो 1.9 से छोटा तो इनफाइनाइट नंबर है, आपको बोल रहा है यहाँ पे ग्रेटर देन 2.7 तो इनफाइनाइट है, तो ये z मतलब कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। अभी हमने इसके पहले जो पढ़ा था बच्चों, इसके पहले वाली एक्सरसाइजेस में, वो हमने इक्वालिटी के साइन के हिसाब से पढ़ा था, तो आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम कब लगाते हैं, ठीक है सर। चलिए अब इसके बाद आते हैं हम लोग इसके पॉइंट 3 में। देखो 3 भी आसान सा है, 3 आसान सा है, चलो इसको भी देख लो एक बार। यहाँ पे बोल रहा है z का वैल्यू है, z का वैल्यू क्वेश्चन नंबर 3, तो इट सेज थर्ड पॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज स्मॉलर देन -0.84, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस जेड वाला वैल्यू दिया हुआ है। आपको पता है माइनस जेड वाला अगर वैल्यू दिया है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पॉजिटिव ऑफ जेड। अगर आपको माइनस में वैल्यू दिया हुआ है, हमने थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ा था, देखो ये वाला हमने थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ा था ना, अगर माइनस जेड में दिया हुआ तो आप उसको ऐसे निकालते हो। मैं क्योंकि अभी हम नया नया क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं इसको ग्राफिकली आपको दिखाता हूँ कि सपोज करो आपने इसका ग्राफ बनाया और हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। आपको यहाँ पर ये है 0, ये बोल रहा है -0.84, तो सपोज करो यहाँ पे लेते हैं अपन -0.84, आपको बोल रहा है इसका एरिया निकालिए, ठीक है, तो इसका एरिया माइनस में, हम माइनस में वैल्यू आपको, ये जो टेबल आप देखोगे बच्चों माइनस में वैल्यू आपको नहीं देता है, तो इसका इसमें वैल्यूज हमेशा आपको प्लस पॉजिटिव साइन में मिलेगा। तो आपको पता है कि यहाँ पर अगर -0.84 है तो इस साइड में पॉजिटिव 0.84 भी होगा। अगर आप इसका एरिया निकालते हैं और क्योंकि ये सिमेट्रिक होता है तो ये एरिया और ये एरिया दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्या हमें इसका एरिया निकालने आता है? जी हाँ, केस नंबर 3 हमने पढ़ा था ना। इसका एरिया निकलेगा कैसे, इसके लेफ्ट वाले का पूरा एरिया निकाल दो, इसके लेफ्ट वाले का पूरा एरिया निकाल दो और उसमें उसको 1 से माइनस कर दो, तो ये एरिया मिलेगा, और ये जो एरिया होगा वही इधर का एरिया होगा। ऐसे भी आप समझना चाहें, नहीं समझना चाहते हो, फॉर्मूला याद करना चाहते कर लो। माइनस जेड दिया हुआ है तो उसको कैसे लिखोगे, 1 माइनस पी जेड। चलो 1 माइनस पी जेड, जेड का वैल्यू है यहाँ पे 0.84, तो आ जाओ भाई आप इस टेबल पे आना, 0.8 पे जाना और फिर 0.04 पे जाना। तो 0.8 पे जब जाओगे, 0.8 पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगा, 0.8 पे है वैल्यू 0.97
7781। उसके आगे आपको 0.04 पे भी जाना है, 0.04 पे वैल्यू है 7995। तो डायरेक्टली हम लोग वैल्यू लिखते हैं पॉइंट, ठीक है, इसको मत ही लिखो, बेकार है, ये 0 का वैल्यू है। अपने को टेबल में देखना 0.8 पे जाओ, 0.8 के आगे आप जाएंगे 0.04 में, तो 0.04 में आप जाते हो तो वैल्यू है 0.7995। दिस इज 1 माइनस 0.7995। अब इसको आप सॉल्व कर दे, दिस इज 5 0 0 एंड दिस इज 2, तो अपने को वैल्यू मिल जाएगा 0.2005। ठीक है, तो गाइज ये जितने भी केसेस है ना, ये आपको प्रैक्टिस करा रहा है। आपको अगर ये समझ में आ गया तो जिसका वर्ड प्रॉब्लम्स आएगा बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम्स आप बहुत आसानी से कर लोगे। तो आपको इन केसेस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। हमने 3 केस किया है, चलते हैं हम लोग चौथे केस की ओर पे। और 4th नंबर वाला आप सोचो और दिमाग लगाओ कि 4th नंबर वाला आप कैसे बनाओगे। ये कौन सा केस है? केस नंबर 1 है, 2 है, 3 है। अगर आपको समझ में आ गया कि कौन सा केस है तब तो बहुत आसानी से बात है। चलो ये वाला पॉइंट हम लोग कर रहे हैं। दिस इज पॉइंट नंबर 4। बोल रहा है प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है z 0.0 से बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। तो देखो ये वैल्यू है बेटा z1 का, ये वैल्यू अपने को z2 का, ठीक है। z इनके बीच में लाई करने वाला है, आपको उसका वैल्यू निकालना है। तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, z2 का प्रोबेबिलिटी और z1 का प्रोबेबिलिटी निकालें। तो z2 क्या है यहाँ पे 1.45, माइनस कर दो उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। आ जाओ भाई 1.45 पे आते हैं, तो 1.4 पे आना और उसके आगे 0.5 पे जाना, तो 1.4 और उसके आगे 0.5, तो दिस इज 0.9265। माइनस करोगे P0 का वैल्यू क्या होता है जानते हैं ना, P0 मतलब तो मिडिल पे आ रहा होगा, मीन है, वो आपका 0.5 हो गया। इसको जब सॉल्व करोगे दिस इज 0.4265। ठीक है, तो ये कंडीशन। अब इसको आप ग्राफिकली देखोगे तो हम लोगों ने जो पढ़ा है, हम लोगों ने ग्राफ कुछ ऐसा इस तरीके का बनाया था। ये जो ग्राफ है, यहाँ पे आपका मीन आ गया, ये 0 पॉइंट है, f0 का वैल्यू होता है 0.5, हमने पहले भी पढ़ रखा है। अब बोल रहा है 0 से लेके यहाँ 0 है, 1.45 समथिंग यहाँ पे आएगा। आपको इसका एरिया निकालने बोला था बच्चों, ये एरिया, ठीक है। अब ये एरिया आप निकालोगे कैसे? सबसे पहले आप निकालोगे इसका एरिया, तो आपने निकाला P 1.45 का एरिया। जब आप उसका एरिया निकालेंगे तो इस पॉइंट से लेफ्ट का पूरा एरिया दे देगा आपको, ये वाला एरिया मिल जाएगा आपको। तो क्या आपको ये ग्रीन वाला पार्ट चाहिए? नहीं चाहिए। ग्रीन वाला पार्ट में से आप माइनस करेंगे, ग्रीन वाले पार्ट में से आप माइनस करेंगे इतना वाला पार्ट, ठीक है। ये रेड वाला पार्ट को आपको हटाना होगा, ये ग्रीन पूरा है, ये रेड यहाँ से, तो मिडिल वाला पार्ट। रेड वाला कैसे निकालते हैं हम लोग? उसके पॉइंट यहाँ पे है 0, इसके लेफ्ट वाला एरिया, ठीक है, तो P0, बस आपको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आप ग्राफिकली इमेजिन कर पा रहे हो, विजुअलाइज कर पा रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है, आराम से सब वैल्यूज आप निकाल देंगे। चलिए यहाँ पे आते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। नाउ इट सेज जो वैल्यूज है, और ये टॉपिक जो आप पढ़ रहे हो बच्चों, इसको एकदम सीखने के हिसाब से पढ़े, बहुत कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को। माइनस में दिया हुआ है, ठीक है, तो z का वैल्यू बोल रहा है माइनस। कभी भी आपको कंफ्यूजन हो कि करना क्या है, आप इसका ना ग्राफ बना लेना। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो चलो, अभी इनिशियली हम लोग कर रहे हैं तो मैं आपको सारे ग्राफ के साथ ही एक्सप्लेन करूंगा। बोल रहे हैं पॉइंट माइनस में है 0.57, तो ये ले लेते हैं 0, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट आएगा -0.57, ठीक है, ये ले लिया, ठीक, ले लिया आपने। बोल रहा है आपको z इससे बड़ा होना चाहिए, -0.57 से बड़ा होना चाहिए। तो ये पॉइंट है -0.57, इससे बड़ा मतलब ये एरिया चाहिए, ठीक है, अपने को ये वाला एरिया चाहिए। अब सोचो आप ये वाला एरिया निकालोगे कैसे? ये निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन एक तरीका है क्या, कि अगर आपने पूरा 1 निकाल लिया, 1 इसका वैल्यू आएगा, तो ये जो 1 है अगर आपने इसका वैल्यू निकाल लिया, उसमें से माइनस कर दोगे ये वाला वैल्यू, ठीक है। पूरा ये इसका एरिया क्या होता है? इसका एरिया होता है 1, उसमें से माइनस कर दोगे इसका वैल्यू। अब इसका वैल्यू मिलता कैसे, ये निकालना मुश्किल है, लेकिन इसका सिमेट्रिक यहाँ भी तो होगा, ठीक है, यही एरिया ग्रीन वाला इधर भी तो होगा, और ये पॉइंट होगा इसके पॉजिटिव में, इसका पॉइंट होगा ये पॉजिटिव में। अब तुम्हें पता है कि इसका एरिया निकालते कैसे हैं, कैसे निकालते हैं उसका एरिया? तो अगर मैं बोलूँ कि अपन को ये निकालना पहले, ठीक है, ये वाला पार्ट निकालना है, तो ये हम कैसे निकालते हैं? ये हम निकालते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ
0.57। ठीक, तो ये वाला एरिया अपने को मिल जाएगा इस तरीके से। ऑलरेडी हमने कर रखा है, केस नंबर 3 वाला केस है हमारा, ठीक है, केस नंबर 3 है ये हमने इधर का एरिया निकाला है, इसके राइट वाला। अच्छा, अब एक बात बताओ, जो ये एरिया होगा वही एरिया अब यहाँ भी होगा, ओके। और हमें क्या ये ग्रीन एरिया चाहिए? नहीं, हमें पिंक चाहिए। पिंक कैसे निकलेगा? 1 में से माइनस करेंगे इसके पार्ट को। तो रिक्वायर्ड जो हमारा प्रोबेबिलिटी है z ग्रेटर देन माइनस, ये आएगा 1 में से माइनस करोगे इसके एरिया को, और इसका एरिया क्या था? इसका एरिया, इसमें से माइनस कर दोगे बच्चों 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव 0.57। आपको इसको माइनस कर देना है, तो आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो 1 माइनस 1 गया और ये पॉजिटिव में आ गया। तो वैल्यू आपको क्या निकालना है पता है? इफेक्टिवली आपको वैल्यू ये निकालना है, किसका? 0.57 का। चलो 0.57 का हम वैल्यू निकालते हैं। तो 0.5 में आ जाओ, 0.5 के आगे 0.07 पे चले जाओ। तो 0.07 पे जाएंगे तो दिस इज 0.7157। ये वैल्यूज मिलता कहाँ है बच्चों? ये टेबल है, इसी टेबल में मिलेगा, ठीक है। 0.57 निकालना था तो आप जाएंगे 0.5 पे, 0.5 के बाद 0.7 में जाएंगे, आगे जो वैल्यू होगा उस वैल्यू का आप यहाँ पे लिख देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको समझ में आया है। अच्छा, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आपको प्रॉब्लम हो इसका वैल्यू निकालने के लिए, कभी भी प्रॉब्लम हो, आप इसका ग्राफ बना ले और क्वेश्चन में देखिए कि आपसे मांगा क्या गया है। जो मांगा गया है, देखो प्रॉपर्टी 3 ही लगेगा, 3 से ज्यादा प्रॉपर्टी है नहीं, वही केसेस, सॉरी 3 केसेस होंगे, उससे ज्यादा केसेस है नहीं। और जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था लास्ट वाला पॉइंट नंबर 3, आप ये 4 चीज आपको अगर समझ में आता है, आपको कभी इसमें भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इसके बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, ये आप अपने से बनाओगे। नहीं बनता है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं फिर इसके लिए बना दूंगा आपके लिए कोशिश करूंगा। आते हैं, देखो ये तो हमारा पार्ट था Z वाला। अब इसके बाद जो इंटरेस्टिंग पार्ट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखना, इस बार आपको x के टर्म्स में दिया हुआ है। यही है आपका चैलेंजिंग, यहाँ पर आपको दिया हुआ है x के टर्म में। इफ x इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल, मीन दे दिया है आपको 12, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको क्वेश्चन में दे दिया है 3। तो देखो अब ये जो क्वेश्चन है ये इस बार x के टर्म में, इसके पहले वाला जो था वो आसान था। क्यों? ये आपको z के टर्म में दिया हुआ था। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ z का यूज होता है। तो सर ये x को क्या करेंगे? फिर ये x दे दिया इस क्वेश्चन में, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। हर केस में आप कन्वर्ट करोगे पहले z के फॉर्मेट में। कैसे करोगे? देखो बस कन्वर्जन हो गया, बाकी ये जो कंडीशंस है ना ये वैसे ही जैसा हमने इसके पहले वाला किया है। मैं पहला नंबर क्वेश्चन पे आता हूँ। तो इट इज सेइंग कि यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 15, ठीक है। चलो तो z का वैल्यू कैसे मिलता है अपने को? x माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। x का वैल्यू है यहाँ पे 15 माइनस मीन है क्वेश्चन में 12, स्टैंडर्ड डेविएशन है क्वेश्चन में 3, तो ये हो गया 3 डिवाइडेड बाय 3। तो अपने को z का वैल्यू मिलता है बच्चों कितना? 1। अब यहाँ जो x लिखा हुआ है, x हटा के अब आपको z लिख देना है। तो लिखेंगे, क्वेश्चन में आपसे मांगा है z लेस देन 1, ये आपसे मांगा है क्वेश्चन में। अब z लेस देन 1 मांगा है तो ये तो बहुत आसान सा केस हो गया। लेस देन में तो डायरेक्टली आंसर मिलता है, ये है 0, ये है सपोज 1, लेस देन 1 मतलब ये एरिया मांगा है, तो ये तो अपने को डायरेक्टली मिल जाएगा। तो वैल्यू हम लोग डायरेक्टली आप टेबल से निकाल लेंगे 1 का वैल्यू। तो 1 का वैल्यू मतलब 1.0, तो 1.0 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.8413, ठीक है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन, एकदम सिमिलर फॉर्मेट है। हर पार्ट में आप x को पहले कन्वर्ट करोगे z में, और उसके बाद z के बाद फिर तो हम निकालने जानते हैं कैसे निकाला जाता है। कन्वर्ट कैसे करोगे? कन्वर्ट करने के लिए ये हमने पढ़ा था, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो फॉर्मूला आपने वो फंक्शन का देखा था ना, 1 बाई स्टैंडर्ड डेविएशन रूट 2 पाई, वो आपको पढ़ना नहीं है, आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आसान सा एक्सरसाइज है गाइस, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया, एक बार आप समझिए कॉन्सेप्चुअली कि क्या होता है, आपको परेशानी नहीं आएगी। तो चलो बच्चों, मैं मिलता हूं आपसे इसके बाद वाले वीडियो में। होप सो हमारा आखिरी वीडियो होगा प्रोबेबिलिटी चैप्टर का। अगर वीडियो अच्छा लगा यार तो जरूर से लाइक करना, बहुत मेहनत लगती है आपके लिए बनाने में। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में भी शेयर करना जिनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो मिलूंगा आपसे मैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.